नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे जीत की। देखिए टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा भी जो कुछ एग्ज़ाम होने वाला है कोई भी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 6 से 12 तक के भूगोल के क्वेश्चन, उन सबको हम लोग सॉल्व करते हैं बारी बारी से, सारे चैप्टर वाइज। तो सौरमंडल में पृथ्वी जो हमारा टॉपिक था उसको हमने कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक होगा स्थल मंडल। तो स्थल मंडल में देखिए हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो स्थल मंडल में होगा पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं बीपीएससी टीआरई में 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में। उसके बाद टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी, टीजीटी पीजीटी केवीएस, नवोदय, ईएमआरएस जो भी एग्ज़ाम हुआ है उन सब में स्थल मंडल से एनसीईआरटी बुक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्थल मंडल। स्थल मंडल में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है 2024 में, जो 11-12 का क्लास का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो पूछा गया, ऐसा माना जाता है कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर निहारिका के ढकने का क्या कारण है। तो कौन सा कारण है इसमें? तो इसमें पूछा गया है सौर हवा है, गुरुत्वाकर्षण है, सुपरनोवा विस्फोट है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुपरनोवा। सुपरनोवा विस्फोट जो है वह निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर निहारिका के ढहने का कारण है। तो देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का विस्तार का प्रमाण निम्नलिखित वर्षों में कब दिया गया। तो यह देखिए एनवीएस पीजीटी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1920। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1920 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्याख्या मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो रोक करके, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो कौन सी व्याख्या करता है देख लेते हैं। ज्वारी, निहारिका, बिग बैंग, ग्रहाणु। तो ये पूछा गया है एनवीएस टीजीटी एसएसटी में, जो कि 2016 का क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। एडविन हबल ने जो दिया था ब्रह्मांड के बारे में, जो कुछ बताया था, उनका जो थ्योरी था उसी में सब कुछ दिया गया है। तो थ्योरी उनको आप पढ़ सकते हैं आप। आगे चलते हैं। बिग बैंग सिद्धांत को भी कहा जाता है, बिग बैंग सिद्धांत को और क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड परिकलन का विस्तार के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन 5, सूर्य का निर्माण निरंतर गतिमान गैसीय बादलों द्वारा हुआ था, जिसे क्या कहा गया, जिसे कि नेबुला कहा गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, जिसे नेबुला कहा गया। आगे देखते हैं, सूर्य का निर्माण निरंतर गैसीय बादलों द्वारा हुआ था, जिसे नेबुला कहते हैं। ये देखिए इसकी व्याख्या है। आगे देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पृथ्वी की उत्पत्ति का आरंभिक सिद्धांत से संबंधित है। तो ये देखिए हम लोग को इसको मिलाना है। तो आइए हम लोग इसको मैच करते हैं। तो देखिए पहला हम लोग मिलाते हैं सी को कि संवहनिक धारा जो है कि होम्स का है, महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर का है, और चतुष्फलकीय सिद्धांत वो ग्रीन का है, पर्वत निर्माण कोवर का है। तो हमारा आंसर हो गया है 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 और 2। तो कूट दिए, हमारा आंसर आ गया 3, 4, 1, 2। इसको देखिए यहाँ व्याख्या देख लीजिए। चतुष्फलीय सिद्धांत ग्रीन का है, और महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर का, संवहन होम्स का, पर्वत निर्माणकारी कोवर का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसेल के द्वितारा परिकल्पना के बारे में सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो इस परिकल्पना ने साथी तारे से बाहर निकले पदार्थ से ग्रहों के निर्माण की व्याख्या की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, इस परिकल्पना ने साथी तारे से बाहर निकले पदार्थ से ग्रहों के निर्माण की व्याख्या की है। यह डीएसएसबी पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा रसेल के द्वितारा परिकल्पना में सही है। तो द्वितारा परिकल्पना में कौन सा सही है,
पहला, दूसरा, ए, बी और सी, डी। तो डी हमारा सही है। इस परिकल्पना ने साथी तारे से बाहर निकले सेम क्वेश्चन ये है, देखिए, साथी तारे से बाहर निकले पदार्थ से ग्रहों के निर्माण की व्याख्या की है। देखिए सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ये DSSB 2021 का है क्वेश्चन। इसके पहले जो पूछा गया था ये PGT में है, इस शिफ्ट सेकंड में था PGT 2021 में, और ये शिफ्ट तो नहीं दिया है लेकिन 2021 में ये भी है, पूछा गया है, या फिर मेल फीमेल का जो क्वेश्चन पेपर बन के आया था उसमें होगा। 9th क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन 1919 में किसने किया था? तो ज्वारीय परिकल्पना आप जानते हैं कि यह जो कि जेम्स जीन्स और जेफरिन की परिकल्पना है। तो यह 1919 में आया था, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ये देखिए व्याख्या दिया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 10, पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया था? तो ज्वारीय परिकल्पना जो है कि किसने प्रतिपादित किया है? तो ये देखते हैं ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे भी दिया गया है ज्वारीय परिकल्पना, आपको पता है कि जेम्स जीन्स और जेफरिन की परिकल्पना है, तो हमारा आंसर भी हो जाएगा। उपयुक्त व्याख्या वहाँ पे आप पढ़े होंगे, पीछे व्याख्या दिया गया, वहाँ पर देख लीजिएगा। तो 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए ज्वारीय परिकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये भी हमारा आंसर वही सेम है जो कि DSSB PGT में पूछा गया है, जिसका भी आंसर हो जाएगा जेम्स जीन्स ने। नेबुलर हाइपोथीसिस परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया था? तो नेबुलर जो है उसको इमैनुएल कांट ने दिया था, नेबुलर परिकल्पना। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, तो हमारा सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए व्याख्या दिया गया है इमैनुएल कांट के बारे में। अगर आपको ज़्यादा मैटर कहीं से नहीं मिल पा रहा तो आप इसमें से भी नोट डाउन कर सकते हैं, अपना नोट्स बना ले सकते हैं टॉपिक वाइज। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 13, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित गैसीय पिंड सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो देखिए ये भी गैसीय पिंड सिद्धांत लिख कर दिया गया है, जो कि इमैनुएल कांट द्वारा है, जिसे वायव्य राशि परिकल्पना कहते हैं, का प्रतिपादन किया था इन्होंने। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ विद्वान और उनकी परिकल्पना भी दिया गया है, इसको आप एक बार देख लीजिए। आर्टो श्मिट जो थे, आर्टो श्मिट, इन्होंने अंतरतारक धूल परिकल्पना दिया था, और जेम्स जीन्स और हेरल्ड जेफरी जो थे वो ज्वारीय परिकल्पना से संबंधित थे। उसके बाद जो लाप्लास थे वो निहारिका परिकल्पना से संबंधित थे। जिसे भी आप याद रखिए। अगला देखते हैं, कोपरनिकस के काम का शीर्षक क्या था? तो सेलेस्टियल क्षेत्रों की क्रांति पर संबंधित था, शीर्षक संबंधित था सेलेस्टियल क्षेत्रों की क्रांति। ये देखिए कोपरनिकस का यहाँ पे दिया गया व्याख्या, जो कि 1543 ईस्वी में टालमी ने भू केंद्रित मॉडल की आलोचना करते हुए हेलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रकाशित किया था, तथा उन्होंने सूर्य को केंद्र में मानकर इस खगोलीय मॉडल की व्याख्या की थी। अगला देखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सुपरनोवा परिकल्पना से संबंधित है। वो कितने से कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सुपरनोवा? तो सुपरनोवा आपको हायक का पता है कि हायक ने सुपरनोवा सिद्धांत की परिकल्पना दिया था। तो हायक महोदय जो थे, F हायक महोदय, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सुपरनोवा परिकल्पना इन्होंने ही दिया था। इनके साथ हॉयल और लिटिलटन थे, जो कि 1946 में इन्होंने परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। ये कहते हैं कि अंतरिक्ष में अनेक ऐसे तारे हैं जो अचानक 1000 गुना अधिक तीव्रता में चमकने लगते हैं। इन्हें नवतारा या नोवा के नाम से पुकारते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि 1796 में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए भी DSSB 2021 में पूछा गया है, लाप्लास द्वारा है निहारिका, जेम्स जेफरी।
जेम्स जेफरी का आपको याद होगा कि उन्होंने कौन सा दिया था सिद्धांत। तो जेम्स जीन्स और जेफरी का जो सिद्धांत था वो ज्वारी परिकल्पना संबंधित था लाप्लास निहलका से। इन्होंने जो है कि लाप्लास ने 1796 में अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ड सिस्टम में किया था। यह परिकल्पना कांट के विचारों से कुछ साम्य रखती है। लाप्लास ने कांट की कुछ गलतियों को दूर करने अथवा संशोधित विचार व्यक्त किया था। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ जो कि सूर्य की अवस्था से संबंधित थे। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए निहारिका परिकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। यहाँ प्रस्तावित पूछा गया है कि किसने प्रस्तावित किया था, तो लाप्लास ने प्रस्तावित किया था। धरती के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दिया है, तो नेबुलर परिकल्पना जो है कि लाप्लास ने दिया है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ग्रहाणु परिकल्पना किसने दिया है, तो फॉरेस्ट रेमोल्टन ने दिया है या फिर टीसी चेम्बरलिन ने। तो आपको पता है कि यह ग्रहाणु परिकल्पना मोल्टन और चेम्बरलिन दोनों का है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ व्याख्या दिया गया है। आगे क्वेश्चन है स्थल मंडल का विकास एवं जीव की उत्पत्ति से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ये जो है कि जीवाश्म के आधार पर स्थल मंडल का विकास एवं जीव की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा था। तो यहाँ पूछा गया अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, मध्य एशिया, जेरूसलेम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता है कि जो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है वही जो है कि जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र जो है कि माना जाता है। ये आंसर देखते हैं। देखिए जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। मानव के उद्भव स्थान के विकास में भी विद्वान एकमत नहीं है। ग्रिफिथ टेलर ने मध्य एशिया को मानव का उद्गम क्षेत्र बताया है। ओसबर्न ने जो है कि तिब्बत तथा मंगोलिया प्रदेश को मानव का आदि क्षेत्र बताया है। तो सबका अलग अलग मानना है। और लेकिन देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो कि विशेषकर ज़्यादातर अफ्रीका की रिफ्ट घाटी को ही आप सही आंसर मान के चलिए। अगर वो नहीं होता है तब आप ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मध्य एशिया या ओसबर्न के अनुसार तिब्बत या मंगोलिया प्रदेश मार सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया गया अफ्रीका तो आपको वही लगाना चाहिए। आगे चलते हैं। युगों के भूवैज्ञानिक कालक्रम पर आदि मानव का आगमन कब होता है। तो आदि मानव का आगमन जो है प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। इस बात को आप याद रखिएगा। आंसर हमारा सी से हो जाएगा। आप इंग्लिश वर्जन याद रखिए, क्योंकि हिंदी में क्या क्या लिख के देता है कहीं समझ में नहीं आएगा। आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो आपको सब जगह आप अच्छे से क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 22 से निम्नलिखित युगों में किसमें पृथ्वी पर आदि मानव का आगमन हुआ था। फिर देखिए वही क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन जो है कि आप प्लेस्टोसीन जो कि याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा इंग्लिश वर्जन, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पूछा था। अत्यंत नूतन यहाँ भी लिखा है, अत्यंत नूतन यहाँ भी लिखा है, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश वर्जन अच्छे से याद कर लीजिए। आगे देखते हैं बर्फ युग के बारे में लिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो बर्फ युग के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, देखते हैं। उच्च अक्षांश में बर्फ रूपायित होती है और निम्न अक्षांश की ओर बढ़ती है, यह सही है। या फिर अगला देखते हैं शीतल और गर्म अवधियाँ होती हैं, ये सही है। या फिर कम संख्या में प्रमुख बर्फ युग बने हैं, यह सही है। या फिर बर्फ की परतें जमती हैं और वे बड़े होते जाते हैं, ये सही है। तो हमारा आंसर देखिए होगा कि कम संख्या में प्रमुख बर्फ युग बने हैं। कम संख्या में प्रमुख बर्फ युग बने हैं, तो हमारा आंसर 3 सही हो जाएगा। हिमयुग के समय उच्च अक्षांशों में बर्फ बनता है और निम्न अक्षांशों की ओर बढ़ता है। जब हिमयुग होता है तो उच्च अक्षांशों में बर्फ बनता है और निम्न अक्षांशों की ओर बढ़ता है। बर्फ की परतें हिम चादर जमाती हैं और वे बड़ी होती जाती हैं। पृथ्वी पर ठंडी तथा गर्म दोनों
अवधियाँ पाई जाती हैं। ठंडी अवधियों को हिमयुग तथा गर्म अवधि को अवान्तर हिमयुग कहते हैं। देखिए इस बात को आप याद रखिए, जो ठंडी अवधि है उसको हिमयुग तथा जो गर्म है उसको अवान्तर हिमयुग कहते हैं। पेन तथा ब्रूकर ने यूरोप महाद्वीप में हिम चादर के 4 क्रमिक प्रसारों का उल्लेख किया। इसे गुंज मिडल उल्लेख किया है, जिसका नाम है गुंज, मिडल, रीस और वर्म। उत्तरी अमेरिका में भी हिम चादर का 4 क्रमिक प्रमाण मिले हैं, जिसे नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन तथा अयोवा व विस्कॉन्सिन कहते हैं। तो ये नाम है जो कि अमेरिका से संबंधित है, उत्तरी अमेरिका से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कालखंड में वर्तमान अंतर हिमयुग प्रारंभ हुआ था। किस कालखंड में वर्तमान अंतर हिमयुग प्रारंभ हुआ था? तो बी 10,000 वर्ष पूर्व। 10,000 वर्ष पूर्व जो है कि हिमयुग प्रारंभ हुआ था। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा सही। आगे चलते हैं, वर्तमान समय हेलियोसीन अथवा प्लेस्टोसीन उपरांत काल है। आज से 10,000 वर्ष पहले अर्थात इस वर्ष के प्रारंभ में हिमचादर का उतार सक्रिय था। पौधों का फैलाव और प्रवास। पौधों का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब से शुरू होते हैं? तो कब से शुरू हुए हैं फूल वाले पौधे? तो क्रिटेशियस काल से। तो ये क्रिटेशियस काल से शुरू हुए हैं। हमारा आंसर ए हो जाएगा। पौधों का फैलाव और प्रवास जो है कि क्रिटेशियस से शुरू हुआ है। आविर्भाव जो है जुरासिक काल में हुआ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 KVS LDCE PGT 2022 में पूछा गया कि डायनासोर की विलुप्ति निम्नलिखित में से किस भूवैज्ञानिक कल्प से संबंधित है? तो क्रिटेशियस युग में डायनासोर की जो है कि विलुप्त हो गए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र की आयु दर्शाता है? तो समुद्र की आयु जो है कि 3.4 अरब वर्ष पूर्व दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस अवधि में कशेरुकी जानवर की प्रथम उत्पत्ति मानी जाती है? कशेरुकी मतलब जो कि रीढ़ की हड्डी वाले थे। तो ये DSSB PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा आर्डोविनियस कशेरुकी मतलब रीढ़ की हड्डी, आर्थो से याद कर लीजिए इसको, आर्डोविनियस काल, तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किस काल को कशेरुकी जंतुओं की पहली उपस्थिति से पहचाना गया था? तो आर्डोविनियस काल से। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन 30 है, ये भी PGT 2021 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस काल में, देखिए DSSB, निम्नलिखित में से किस काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण शुरू हुआ था? तो देखिए यह सिल्यूरियन या डिवोनियन काल में हुआ था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको अगले वीडियो में करेंगे। आज तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।